चाहते हो तो मित्रों इस बात का बराबर ध्यान रखना, कभी छोटा मन न होने पाए। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं हो सकता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं हो सकता। आपको शायद पता न हो, लेकिन जिस व्यक्ति ने आज कार में यूज होने वाली सीट बेल्ट बनाई थी, कार में आप बैठकर चलते हैं, सीट बेल्ट लगाते हैं, उसने इसका पेटेंट पब्लिक कर दिया था। सोचिए इस कदम ने आज तक कितने लोगों की जिंदगी बचाई होगी। ऐसे ही जब जोनास शार्क से पूछा गया था उनके द्वारा बनाई गई पोलियो वैक्सीन का पेटेंट किसके पास है, तो उनका जवाब था कि क्या कोई सूरज का पेटेंट कर सकता है। देखिए कितनी बड़ी बात थी, कितनी बड़ी सोच थी। उन्होंने कहा क्या सूरज का कोई पेटेंट करा सकता है? नहीं, सूरज सब लोगों का है, इसलिए उनकी वैक्सीन का पेटेंट भी सभी लोगों के पास है, इसलिए हमने इसका पेटेंट नहीं कराया। जब फ्रेडरिक बेंटिंग और चार्ल्स बेस्ट और जेम्स कॉलिप ने इंसुलिन की खोज की थी, तो उसका पेटेंट सिर्फ $1 में एक यूनिवर्सिटी को उन्होंने दे दिया था। केवल $1 में एक यूनिवर्सिटी को दे दिया था, ताकि यह दवा कुछ लोगों तक ही सीमित न रहे, बल्कि हर इंसान तक यह दवा पहुंच जाए जिसे इसकी जरूरत है। इसी तरह जगदीश चंद्र बोस ने भी रेडियो वेव्स और बॉटनी के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी काम किया था, लेकिन उन्होंने अपने रिसर्च का पेटेंट लेने से पूरी तरह से मना कर दिया था। आप कल्पना करिए कि यह कितने बड़े मन के लोग थे। उनका मानना था ज्ञान किसी एक व्यक्ति की संपत्ति नहीं है, वह पूरे देश की, पूरे विश्व की मानवता की धरोहर है। इसलिए जो कुछ भी हमने रिसर्च किया है उस पेटेंट का 1 कौड़ी भी मैं नहीं लूंगा। मेरे बच्चों, इससे हमें यह सीख मिलती है कि जब आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें, कुछ नया बनाएं, कुछ हासिल करें, तो एक बार यह जरूर सोचें क्या यह सिर्फ मेरे लिए है या इससे दुनिया भी कुछ बेहतर हो सकती है। क्योंकि अंत में सबसे बड़ी सफलता वही है जो सिर्फ आपकी नहीं बल्कि सबकी हो, यानी साझी हो। मेरे साथियों, एक सामान्य व्यक्ति अपनी प्रोफेशनल लाइफ में करीब 10,000 डेज काम करता है अप्रॉक्सीमेटली, यानी एक सामान्य व्यक्ति अपने कैरियर को लगभग 80,000 घंटे देता है। आप अपनी जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा काम में लगाते हैं, लेकिन आपको यह काम करने में आनंद नहीं आएगा तो क्या आप काम करेंगे? लेकिन यह आपको कंटेनमेंट और सेंस ऑफ फुलफिलमेंट या किसी भी सूरत में नहीं देगा। इसलिए बात सिर्फ पैसा कमाने की नहीं है, क्योंकि सिर्फ मटेरियल भौतिक चीजों के पीछे भागने से आपका जीवन व्यर्थ कहलाएगा। इसलिए आप जो भी काम करें उसमें खुशी ढूंढने की कोशिश करें। सवाल यह नहीं है कि आप क्या बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, एंटरप्रेन्योर बनेंगे, सिविल सर्वेंट बनेंगे या रिसर्चर बनेंगे। प्रश्न यह है कि आप यह क्यों बनेंगे, और बनेंगे तो किसके लिए बनेंगे। क्या आपका काम सिर्फ एक पेशेक के लिए होगा या वह किसी की जिंदगी में फर्क भी लाएगा? क्या आप भीड़ का हिस्सा बनकर चलेंगे या आप अलग से एक अपनी दिशा भी तय करेंगे? याद रखिए, कैरियर सिर्फ सर्वाइवल का साधन नहीं है। कैरियर सिर्फ सर्वाइवल का साधन नहीं है, यह आपके व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति है, आपके पर्सनालिटी का यह एक एक्सप्रेशन है। और जब आपका काम अपने जीवन के पर्पज और लार्जर काज से जुड़ जाता है तो वह आपको खुशी देता है, वह आपको संतुष्टि देता है। साथियों, मुझे हमेशा लगता है कि यदि नौजवानों को परिभाषित करने के लिए एक शब्द है तो वह शब्द है एनर्जी, ऊर्जा। युवा वास्तव में नौजवान जो होता है वह ऊर्जा का अथाह भंडार है, लेकिन इस ऊर्जा को सही देना, सही दिशा देना, यह भी बहुत ही उतना ही आवश्यक है। युवाओं को ऊर्जा, सृजन और विकास में भी लगाई जा सकती है, और यदि वह दिशा भटक जाए तो विनाश का कारण भी बन सकती है।
जैसे जब भारत का नौजवान अपनी ऊर्जा का उपयोग करता है तो दुनिया को बेहतर करने वाली टेक्नोलॉजी बढ़ती है, लेकिन वहीं हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के कुछ युवा अपनी एनर्जी से दुनिया में टेररिज्म भी बढ़ा रहे हैं। मैं समझता हूं कि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत हमारे युवाओं को दिशा देने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है। साथियों, मैं फिजिक्स का शिक्षक रहा हूं, जैसा श्री विक्रम सिंह जी ने बतलाया। तो आपको न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन, क्योंकि आप लोगों ने निश्चित रूप से फिजिक्स कम से कम इंटरमीडिएट तक तो पढ़ी ही होगी, उसके फिशन और फ्यूजन के मैं प्रोसेस को आपको समझाना चाहता हूं। ये दोनों ही रिएक्शंस एनर्जी जनरेट करते हैं, ये दोनों ही रिएक्शंस ऊर्जा पैदा करते हैं। सूर्य को ऊर्जा देने वाला प्रोसेस फ्यूजन कहलाता है और पावर प्लांट्स पे होने वाली रिएक्शन न्यूक्लियर फिशन कहलाती है। लेकिन न्यूक्लियर फिशन में रेडियो एक्टिव वेस्ट निकलता है, जबकि फ्यूजन में ऐसी समस्या कभी नहीं आती है। यह फर्क हमें गहरी सीख देता है कि हर सफलता कभी भी बराबर नहीं हुआ करती है। सफलता प्राप्त करने के बाद हम पीछे क्या छोड़ रहे हैं, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या हमारी सफलता के बाद समाज को उसके साइड इफेक्ट्स भी झेलने पड़ेंगे? हमें इस संबंध में विचार करना चाहिए। या फिर हम ऐसी उपलब्धियां हासिल करेंगे जो समाज को बेहतर करें और आने वाली पीढ़ियों के लिए खतरा न बने। इसलिए जब आप आगे बढ़ें तो हमेशा यह सोचिए कि आप दुनिया को कैसा भविष्य दे रहे हैं अथवा दुनिया को कैसा भविष्य देने की आप कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि असली सफलता वही है जो ऊर्जा भी दे और ऊर्जा के साथ उजाला भी दे और बिना किसी के जीवन में अंधेरा किए हुए ये ऊर्जा भी दे और साथ ही साथ उजाला भी दे। देवी और सज्जनों, आज टेक्नोलॉजी का जमाना है और हम 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दौर से इस समय गुजर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजी अपना पर्पज ही खोती जा रही है। दुनिया के ज़्यादातर बुद्धिमान लोग सिर्फ कॉमर्शियल इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी और टैलेंट का उपयोग इंसान की जिंदगी को बेहतर बनाने में कम और प्रॉफिट जनरेट करने में ज़्यादा हो रहा है। इसे एक उदाहरण के रूप में आप समझिए, एक कंपनी के वैज्ञानिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से गंभीर बीमारियों की दवा बनाने पर काम कर रहे थे, लेकिन उस कंपनी के मालिकों ने उन वैज्ञानिकों से उनके सारे संसाधन ले लिए और उन लोगों को दे दिए जो चैट बॉट बनाने के काम में लगे हुए थे, वो उनको दे दिए। यानी जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग मानव जीवन को बचाने के लिए किया जा सकता था, उसका इस्तेमाल पूरी तरह से कंज्यूमर प्रोडक्ट बनाने पर किया जाने लगा। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि कॉमर्शियल एक्टिविटीज करना या कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बनाना यह अपने आप में गलत है, मैं इसकी वकालत नहीं कर रहा हूं। वेल्थ जनरेशन और प्रॉस्पेरिटी यह अत्यंत आवश्यक है, इंडिस्पेंसेबल है, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हम कॉमर्स को सोशल काज से ऊपर रख देते हैं और प्रॉफिट को लार्जर गुड्स से ज्यादा हम प्रायोरिटी देते हैं। साथियों, इसलिए आज इस बात की जरूरत है, टेक्नोलॉजी से मार्केट की मांग के हिसाब से नहीं, बल्कि ह्यूमैनिटी, मानवता की असली जरूरतों के हिसाब से भी बढ़नी चाहिए और आगे बढ़नी चाहिए। हमें ऐसी सोच विकसित करनी होगी जहां इनोवेशन का उद्देश्य सिर्फ प्रॉफिट नहीं बल्कि पर्पज भी हो। साथियों, यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशंस को चाहिए कि वे छात्रों को सिर्फ स्किल्स ही नहीं बल्कि वैल्यूज भी दें, ताकि वे तय कर सकें कि उनकी प्रतिभा का उपयोग किस दिशा में होगा। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम एक ऐसा इकोसिस्टम बनाएं जहां एम्पैथी, कंपैशन और एथिक्स जैसे मूल्यों को सराहा जाए। इंसेंटिव्स ऐसे होने चाहिए जो उन इनोवेशंस को बढ़ावा दें जो समाज की वास्तविक समस्याओं को हल करें। प्रिय छात्रों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में एज पाने के लिए हमें कई कार्य करने होंगे। जैसे मशीनें हमारे सवाल का जवाब दे सकती हैं, पर उनसे हमें सही सवाल पूछने का तरीका भी मालूम होना चाहिए। और इस दौर में सक्सेस का मतलब होता है
खुद को लगातार रीइन्वेंट करना। जो जितनी जल्दी सीखेगा उतनी ही जल्दी वह आगे बढ़ेगा। जो जितने जल्दी सीखेगा उतने ही जल्दी आगे बढ़ेगा। यानी आज लर्निंग टू लर्न यह सबसे बड़ी सुपर पावर है। साथियों, लीडरशिप, विजन, करेज और इमोशनल इंटेलिजेंस, लीडरशिप, विजन, करेज और इमोशनल इंटेलिजेंस जैसी वैल्यूज के बिना आगे बढ़ना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में वही लोग आगे बढ़ेंगे जो इंस्पायर कर सकें, जो गाइड कर सकें और अनसर्टेनिटी में भी लोगों को साथ लेकर चल सकें। इसलिए साथियों, एक और महत्वपूर्ण बात, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यह युग निश्चित रूप से अपॉर्चुनिटीज से भरा हुआ है, अवसरों से भरा है। और जो लोग रिस्क लेने, इनोवेट करने और कुछ नया क्रिएट करने की सोच रखेंगे वही फ्यूचर को एक शेप दे पाएंगे। मेरे छात्रों, भारत में कई ऐसे इनोवेटर्स सामने आए हैं जिन्होंने अपनी इन्वेंशंस और क्रिएटिव थिंकिंग से लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाया है। जैसे एक इंजीनियर ने ऐसा स्मार्ट सिस्टम बनाया जो घरों में बिजली की बर्बादी को पहचान कर अपने आप उसे कम कर सकता है। इसी तरह कुछ इनोवेटर्स ने पोर्टेबल डायग्नोस्टिक डिवाइसेज भी बनाए हैं जो रूरल एरियाज में भी बीमारियों को डायग्नोसिस करने में इस समय मदद कर रहे हैं। आज कई स्टार्टअप्स सेमीकंडक्टर चिप बनाकर भारत के आत्मनिर्भरता के मिशन को भी वह आगे बढ़ाने में एक बहुत बड़ा योगदान कर रहे हैं। एक इनोवेटर ने एक ऐसा रोबोटिक सिस्टम बनाया है जो आर्म्ड फोर्सेज की खतरनाक इलाकों में बहुत ही मदद कर सकता है। ऐसे ही किसी ने अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर को पहचानने का एक आसान तरीका बनाया है। तो किसी ने सूखे बोरवेल्स को फिर से रिवाइव करने के लिए और लोगों तक पानी पहुंचाने का भी काम किया है। वहीं कुछ इनोवेटर्स ने ऐसे सस्ते प्रोस्थेटिक हैंड्स और मोबिलिटी डिवाइसेज बनाए हैं जिससे दिव्यांग लोगों का जीवन या आसान बनाया जा सके। साथियों, इन सभी उदाहरणों में एक चीज आपको कॉमन देखने को मिलेगी। इन लोगों ने अपने आसपास की समस्याओं को देखा है, समझा है और उसका समाधान निकाला है, जो सिर्फ उनके लिए नहीं है बल्कि पूरे के पूरे समाज के लिए यह उपयोगी है। और यह जिम्मेदारी अब आप जैसे युवा ग्रेजुएट्स के कंधों पर रही है। जब आप कल किसी कंपनी में स्टार्टअप या रिसर्च लैब का हिस्सा बनेंगे, तब यह निर्णय आपका होगा कि आपकी अपनी प्रतिभा को सिर्फ एल्गोरिथम्स को ऑप्टिमाइज करके प्रॉफिट बढ़ाने में लगाएंगे या मानवता को उठाने में, यानी मानवता को अपलिफ्ट करने में लगाएंगे। आप सेल्स बढ़ाकर सिर्फ स्टेक होल्डर्स की वेल्थ बढ़ाएंगे या समाज की ऐसी समस्याओं का समाधान निकालकर कुछ वर्थवाइल, यानी जो कुछ किया जा सकता है, जो किया जाना चाहिए, वह करने की कोशिश करेंगे। मेरे छात्रों, आज भारत एक नए नवाचार युग की तरफ तेजी के साथ बढ़ रहा है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत को इनोवेशन का हब बनाने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पिछले डिकेड्स में भारत का रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पिछले डिकेड्स के कंपैरिजन में आज लगभग 2 गुना हो गया है। जिस डिफेंस मिनिस्ट्री में मैं काम करता हूं, उसमें भी रिसर्च और डेवलपमेंट इसका बहुत ही महत्व है। और लगातार जिस तेजी से रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमारे देश में बढ़ रहा है, यह हम सबके लिए एक गौरव का विषय है। रजिस्टर्ड पेटेंट्स की संख्या पहले के कंपैरिजन में कई गुना बढ़ चुकी है। 2015 में हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 81वें स्थान पर थे, 81, और 2025 में हम घटकर अब 38वें स्थान पर आ गए हैं, माने 38। यह करिश्मा आप जैसे नौजवानों ने ही किया है। भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम में भारत बन गया है। भारत का सेमी कंडक्टर क्षेत्र अब उड़ान भर रहा है। भारत की बायो इकोनॉमी पिछले 11 सालों में 16 गुना से अधिक बढ़ गई है। साथियों, केंद्र सरकार ने पिछले वर्ष 1 लाख करोड़ रुपए के रिसर्च डेवलपमेंट और इनोवेशन फंड की शुरुआत की थी।
इस वर्ष भी डीप फेक स्टार्टअप्स के लिए 20,000 करोड़ का कोष हमारी गवर्नमेंट ने बनाया है, और अटल टिंकरिंग लैब्स के बजट में भी 6 टाइम्स की वृद्धि हम लोगों ने की है। यह सब बातें एक स्पष्ट यह संदेश देती हैं कि हम अपने नौजवानों को इस टेक्नोलॉजी के युग में पीछे नहीं रहने देंगे। यह हमारी गवर्नमेंट का संकल्प है, और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि हमारा नौजवान इनोवेशन के बल पर विकसित भारत के सपने को साकार करने में अपना योगदान दे सके। साथियों, एक विषय और, आज डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं। मैंने देखा है, स्वयं अपनी आंखों से देखा है, बहुत सारे नौजवान इसके शिकार हो रहे हैं। जबकि आज जिस दौर में हम जी रहे हैं, जहां हमारे पास रहने के लिए संसाधनों की कमी नहीं है, अवसरों की कमी नहीं है, सुविधाओं की कमी नहीं है, हमारी लाइफ क्वालिटी भी पहले के कंपैरिजन में बेहतर हुई है, लेकिन फिर भी एक खालीपन हमको कभी कभी नजर आता है। आप मैटेरियली वेल्दी होने के साथ, यानी संपन्न होने के साथ साथ मेंटली हेल्दी रहें, यह बहुत आवश्यक है। और इसके लिए सभी को पहले सेल्फ सेंटर से उठकर अपने को पर्पज सेंटर्ड बनाना होगा। इसलिए हर रोज कोई ऐसा काम करने की कोशिश करें आप जिसमें किसी भी चाह की कोई इच्छा ना हो, या किसी रिवार्ड की हमारी इच्छा ना हो। साथियों, यह कोई भी काम हो सकता है, जैसे किसी की मदद करना, किसी की बात ध्यान से सुनना, या किसी को जेन्युइनली सही मामलों में अप्रिशिएट करना, यह भी हो सकता है। इससे धीरे धीरे दिमाग मैं से हम की तरफ शिफ्ट होने लगता है। ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे यह एक्सरसाइज करता रहे तो सेल्फ सेंटर्ड नहीं रह जाएगा। दूसरा, रियल कनेक्शंस पर काम करना आवश्यक है। आज हम डिजिटली कनेक्टेड हैं, लेकिन इमोशनली डिसकनेक्टेड होते जा रहे हैं। कोशिश करें कि हर दिन किसी अपने से बिना किसी डिस्ट्रैक्शन की बात करें, और जब आप खुलकर बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से सेंस ऑफ बिलोंगिंग होती ही होती है। तीसरा है ग्रेटिट्यूड, यानी कृतज्ञता। आप एक ग्रेटिट्यूड जर्नल बना सकते हैं, जिसमें आप हर दिन यह लिख सकते हैं कि आप किसके लिए आभारी हैं, किसके प्रति आभारी हैं, किसके लिए आप थैंकफुल हैं। इससे उन चीजों पर ध्यान जाता है जो आपके पास है, न कि उन पर जो आपके पास नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जिस ओर आपका मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, चरित्र का, कैरेक्टर। मनुष्य के जीवन में कैरेक्टर, चरित्र, यह सबसे बड़ी चीज होती है। माने बहुत अच्छे कपड़े पहन लेना, वेल ड्रेस्ड होना कहीं जाने के लिए, लेकिन आप चरित्रहीन हैं, आपके पास जो कैरेक्टर होना चाहिए वो नहीं है, तो मैं समझता हूं कि इसमें जीवन की सार्थकता नहीं है। मैं एक प्रसंग आपको सुनाना चाहता हूं। स्वामी विवेकानंद प्रायः दुनिया के दूसरे देशों में धर्मोपदेश करने के लिए जाते थे, अथवा कोई सम्मेलन होता था धार्मिक विषयों पर, उसमें भी वो पार्टिसिपेट करते थे। वहां जाकर एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए। सम्मेलन में पहुंचने में थोड़ा विलंब हुआ, वह अन्य लोगों के साथ पीछे बैठ गए। एक दुनिया के किसी देश के कोई संत थे, उन्होंने जब स्वामी विवेकानंद के ड्रेस को देखा, जल्दी जल्दी में गए थे, वेल ड्रेस्ड, उनको लगा कि जैसा वेल ड्रेस्ड इस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए उनको होना चाहिए था, वह नहीं है। तो वो स्वामी विवेकानंद की तरफ देखकर मुस्कुराए। स्वामी विवेकानंद ने समझ लिया कि हमारे ड्रेस को देखकर ये मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन जब स्वामी विवेकानंद खड़े हुए बोलने के लिए, तो उन्होंने बोलते हुए कहा था, उनकी तरफ इशारा करते हुए, कि इन योर कंट्री टेलर मेक्स द मैन, बट इन आवर कंट्री कैरेक्टर मेक्स द मैन। यह स्वामी विवेकानंद ने कहा। तुम्हारी कंट्री में टेलर इंसान बनाता है, लेकिन हमारे यहां इंसान यदि कोई बनता है तो अपने चरित्र से बनता है। बच्चों, एक बात पर और मैं आग्रह आपसे करना चाहूंगा, जीवन में आस्था और विश्वास का बहुत बड़ा महत्व होता है।
मैं मसूरी गया था, वहाँ के जो भी हमारी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के ट्रेनीज हैं उनको एड्रेस कर रहा था। वहाँ भी उन लोगों से मैंने यही बात कही। जीवन में आस्था और विश्वास का बहुत बड़ा महत्व होता है, इसे मत भूलिएगा। लोग कहते हैं कि साहब जो प्रैक्टिकल है, जो दिखाई दे रहा है वही सच है, इसके अलावा सब मिथ्या है, सारी चीजें झूठी हैं। ऐसा नहीं होता है। जैसे मैं आपसे कोई यह प्रश्न करूं, किसी व्यक्ति के पास इतना पैसा था, उसने आधा एक को दे दिया, 1/3 दूसरे को दे दिया, और उसके बाद उसके बावजूद जो है 100 पैसा उसके पास बचा हुआ था। बताइए टोटल अमाउंट कितना था? कोई बतलाएगा टोटल अमाउंट कितना था? नहीं मालूम है। मैं इसको बतलाता हूं। लेट अस कंसीडर द टोटल अमाउंट वाज ए। यह बात सच है कि ए कभी हो नहीं सकता वह अमाउंट, लेकिन मान लिया, हमारा आस्था है, हमारी विश्वास है, मान लिया कि वह टोटल अमाउंट ए था। तो मैंने कहा उसका हाफ एक व्यक्ति को दे दिया, A/2, 1/3 दूसरे को दे दिया, प्लस A/3। A/2 प्लस A/3 कितना हुआ? कोई बोलेगा? कोई स्टूडेंट? A/2 प्लस A/3 कितना हुआ? कोई स्टूडेंट बोलेगा A/2 प्लस A/3 कितना हुआ? (5A/6) 5A/6 ना, ये बात हुई। 5A/6। तो इसका मतलब टोटल अमाउंट ए था, तो ए में से 5A/6 घटा दीजिए, कितना आया? A/6। रेस्ट अमाउंट जो बचा था वो 100 था। A/6 इज इक्वल टू 100। इट मीन्स A इज इक्वल टू 600। A इज इक्वल टू 600। तो यदि मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स का सलूशन आस्था, विश्वास और श्रद्धा के आधार पर निकाला जा सकता है, तो मनुष्य के जीवन की समस्याओं का समाधान आस्था, विश्वास और श्रद्धा से क्यों नहीं हो सकता? यह बात हमारी समझ में नहीं। भाई मान लिया था हमने कितना है। आस्था, विश्वास, श्रद्धा भी ऐसी होती है। हमारी आस्था फला के प्रति है, हमारी श्रद्धा फला के प्रति है। जीवन में बच्चों बराबर ध्यान रखना, आस्था, विश्वास और श्रद्धा का बहुत बड़ा महत्व होता है। जिंदगी में पूरी तरह से आपको कासत रहना चाहिए कि हमारे मन में किसी भी प्रकार का अहंकार, ईगो न पैदा हो। और यह मानकर चलिएगा, जो भी हम लोगों की जिंदगी का अनुभव है, जिंदगी में कभी भी हमने अहंकार नहीं किया है। स्वयं बचने की कोशिश करता हूं, इंट्रोस्पेक्ट करता हूं, क्योंकि अहंकार के हा के ऊपर लगा हुआ पॉइंट जो है, वह पॉइंट जिस भी नंबर के पहले लग जाएगा, उस नंबर की वैल्यू कम हो जाएगी। जैसे अहंकार के हा के ऊपर लगा हुआ पॉइंट 1 के पहले लगा दीजिए तो 0.1 हो जाता है। अब 0.1 इज इक्वल टू 1/10। आपकी वैल्यू जितनी है उससे 10 गुना कम हो जाएगी। अहंकार से भी हमको जिंदगी में बराबर बचते रहने की कोशिश करनी चाहिए। यह मेरा आप सभी से अनुरोध है।